नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉमन मैन है, जो कॉमन आदमी है, उनको ये जो लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद जो भी आर्बिट्रेशन की नोटिसेस इनको आती है, बट ये नोटिसेस उनको समझ नहीं पाती। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन कैसे करने हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कैसे देना है, हर नोटिस को कैसे हैंडल करना है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया। बट फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है और वो मुझे व्हाट्सएप करते रहते ही, फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं। और ये सारे कॉल्स मैं जब भी उठाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों सेम रहते हैं। बट मुझे अलग-अलग क्वेश्चन को अलग-अलग आंसर करना पड़ता है। इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में दोस्तों आर्बिट्रेशन के जो कॉमन सवाल है, वो कॉमन सवाल मैं आज इस वीडियो में पूरा कवर करके आपको दूँगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे और आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब सबसे पहले हम टाइम नहीं गँवाते हुए, हम सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो होता है दोस्तों कि सर ये नोटिस वैलिड है क्या? अब दोस्तों नोटिस वैलिड है, जेन्युइन है, ये तो कैसे पता चलेगा? ये तो पता चलेगा जब भी हम उस नोटिस को रिप्लाई करते हैं और जिस भी बैंक ने उस नोटिस को भेजा होगा, उस बैंक को हम उसको सीसी में रखते हैं और बैंक का उसके ऊपर अगर रिप्लाई आता है, हाँ, ये नोटिस हमारा है, या फिर कुछ तो रिस्पॉन्स उसमें आता है कि ये आर्बिट्रेशन हमने चालू किया है, हम ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हमारी चालू है, आप इतना-इतना पेमेंट जल्दी से भरिए ताकि ये प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट ना बढ़े, या फिर कोई भी अलग कोई भी नोटिसेस बैंक ने भेजी होगी, तो आप जो नोटिस का रिप्लाई ज़रूर करना और रिप्लाई में आप उसको जो है बैंक को जो है, जिस बैंक से पैसा लिया है उस बैंक को सीसी में ज़रूर रखना, ताकि वो नोटिस जेन्युइन है या फेक है, ये आपको वहीं पे समझ में आएगा। अब सबसे पहले कि आर्बिट्रेशन में जब भी नोटिसेस आती है, उसमें जैसे कि मैंने बोला अलग-अलग सवाल बहुत सारे लोगों के रहते हैं। अब अलग-अलग सवालों में से पहला सवाल और ये नोटिसेस जो है जेन्युइन है या नहीं है, पहला सवाल ये रहता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि सर हम इसको ये ऑब्जेक्शन कैसे करें? अब मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के दिए हैं और वो वीडियो में मैंने समझाया भी है कि आपको इन नोटिसों को हैंडल कैसे करना है। अब हैंडल कैसे करना है, ये मैंने समझाया है, फिर भी बहुत सारे लोगों को सेल्फ उसको ड्राफ्ट नहीं करना आता। तो मैं इन ऐसे लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने लोकल लॉयर की मदद लीजिए। अब अपने लोकल लॉयर की मदद से ये ड्राफ्ट करिए, या तो मेरा वीडियो देख के आप ड्राफ्ट करिए, है ना? ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो आप मेरी हेल्प अगर मुझे मैं चाहिए तो आप मेरी हेल्प भी वहाँ पे ले सकते हैं। अब आर्बिट्रेशन में कौन-कौन सी नोटिसेस आती है? सबसे पहले तो आती है आपको सेक्शन 21 की नोटिस। अब सेक्शन 21 के नोटिस में वो होता है लिखा हुआ कि हम आपके अगेंस्ट जो है आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो है बैंक का पैसा आपने भरा नहीं है, इतना-इतना आपके खिलाफ जो है ड्यू है और इसके वजह से हमने ये आर्बिट्रेटर जो है या फिर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो है हमने चुना है, या फिर ये क्लॉज़ है, इस क्लॉज़ के तहत हम आपको नोटिस भेज रहे हैं। ऐसा करके सेक्शन 21 का नोटिस आपके पास आता है। अब सेक्शन 21 का नोटिस जैसे आपको आता है और आप उसको रिप्लाई नहीं करते, तो होता क्या है, ये सेक्शन 21 ये कहता है दोस्तों कि एक तरफ़ा आर्बिट्रेशन जो है चालू रखने के लिए ये सेक्शन होता है। जैसे कि सेक्शन 21 का नोटिस भेजा और आपने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, वो होता क्या है, फिर वो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड हो जाता है। आपने वो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को एक्सेप्ट किया, ऐसा एक वो इंटेंशन जो वहाँ पे चला जाता है। अब दूसरी बात है दोस्तों कि जैसे कि ये 21 का नोटिस आए आपको, सेक्शन 21 का, तो आपको एक रिप्लाई ज़रूर करना है। उसमें आपको ये बोलना है कि हमने कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, हमारे एग्रीमेंट में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज़ नहीं है। आप पहला तो डिफेंस आप ये ले लेंगे, या फिर आपने आप भी जो चुनेंगे आगे जाके, ये आर्बिट्रेटर जो है वैलिड नहीं रहेंगे, हमारी उसके लिए कोई कंसेंट आप नहीं लेंगे, तो ये आर्बिट्रेशन क्या होगा जो है इनवैलिड रहेगा।
अब इस तरीके से जो है दोस्तों आप उसको रिप्लाई में आप सेक्शन 21 के या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही हमें अमान्य है क्योंकि हमारा कोई प्रॉपर वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है। अब ऐसा आप उनको रिप्लाई करते हैं तो एक जो है वहाँ पे आपका डिफेंस चला जाता है ताकि आगे जाके वो सेक्शन 34 में वो आर्बिट्रेशन आप जो है मान लो आर्बिट्रेट अवार्ड भी हो जाता है, मान लो प्रोसीडिंग भी हो जाती है, अवार्ड हो जाता है, तो अवार्ड को चैलेंज करने के लिए आपको एक डिफेंस वहाँ पे तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको और एक नोटिस आएगा और जो है उसमें वो रहेगा लिखा हुआ कि ये 3 आर्बिट्रेटर के नाम हमने दिए हैं और वो 3 आर्बिट्रेटर के नाम जो जिनमें से एक आपको चुनना है और इनसे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हम करेंगे। अगर आप इनमें से 3 में से एक कोई चुनते नहीं तो आप उसमें लिखा होता है उसी में से एक आर्बिट्रेटर का नाम कि हम इस आर्बिट्रेटर के द्वारा जो है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसा उसमें लिखा रहता है। अब आपको उस नोटिस को भी रिप्लाई करना है और बोलना है कि ये जो आर्बिट्रेटर तीनों जो आर्बिट्रेटर है ये आर्बिट्रेटर हमने चुने नहीं है, ना हमारी कोई कंसेंट ली गई है इस आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करने के लिए। यह आर्बिट्रेटर आपके बैंक के खुद के आर्बिट्रेटर है और इन तीनों में से किसी भी आर्बिट्रेटर से आपने अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की तो हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शन रहेगा और हम उस अवार्ड को हम आगे जाके चैलेंज करेंगे और वो अवार्ड जो है हम सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। तो 3 आर्बिट्रेटर के जो है नाम दे के एक नोटिस आ जाएगा। अब तब भी आपको ऑब्जेक्शन देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट एक नोटिस आएगा तो उसमें लिखा होगा कि अब एक सिलेक्टेड जो आर्बिट्रेटर है उसमें 3 में से एक उसका नोटिस आपके पास आ जाएगा सेक्शन 12 का और उसने अपना एक डिस्क्लोजर उसमें लिखा होगा कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर ये है और मैं आपके प्रकरण में आर्बिट्रेटर चुना गया हूँ और मेरे इस बैंक के साथ इतने इतने आर्बिट्रेशन प्रकरण चल रहे हैं। मतलब जिस बैंक ने आर्बिट्रेटर चुना है उसी बैंक के साथ उसके कम से कम 400 आर्बिट्रेटर वहाँ पे लिखा रहता है, 1500 आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, 700 आर्बिट्रेशन, 800 आर्बिट्रेशन, 100 आर्बिट्रेशन। अब दिक्कत ये है कि जैसे आर्बिट्रेटर खुद ही लिख के दे रहा है कि मेरे इस बैंक के साथ 1200 आर्बिट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर 1200 आर्बिट्रेशन अगर चल रहे हैं तो सेक्शन जो 12(5) है जिसमें से 7 शेड्यूल है, उस 7 शेड्यूल ये बोलता है कि जो भी आर्बिट्रेटर मान लो चुना जाता है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में, उसके कोई भी एक पार्टी के साथ पहले बिजनेस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप होते कैसे इस्टेब्लिश करोगे आप, क्योंकि आपके ऑलरेडी 1000 केसेस मान लो आपने उसमें लिखा होगा नोटिस में मेरे 1000 केसेस चल रहे हैं, तो आप कैसे इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर हो, इसके ऊपर हमारी शंका है। आप उसको भी आप उस नोटिस को आप रिप्लाई करेंगे और आप उसको डिनाई करेंगे कि आपके द्वारा जो भी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया होगी वो हमें अमान्य होगी और उसके द्वारा कोई अवार्ड होगा तो हम उसको चैलेंज करिए। आप तुरंत जो है आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जो हुआ है वो आप वापस ले लीजिए और बैंक को सीसी में रख के उसमें ये कहना है कि आप फेयर तरीके से, एक दोनों पार्टी के कंसेंट से आर्बिट्रेटर होना चाहिए और दूसरी बात अगर सच में आर्बिट्रेशन वैलिड एग्रीमेंट है तो फिर आपको, अगर दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई किया है आर्बिट्रेटर को, तो फिर आपको सेक्शन 11 के तहत हाई कोर्ट में जाना होता है और हाई कोर्ट से जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसा सजेशन आप वहाँ पे दे सकते और वो नोटिस का रिप्लाई आप वहाँ पे कर सकते। अब आर्बिट्रेशन दोस्तों आपका रुकना चाहिए, बट फिर भी आर्बिट्रेशन रुकता नहीं है। आर्बिट्रेशन आगे बढ़ जाता है और हीरिंग चालू हो जाती है। अब हीरिंग चालू हो जाती है, आपको नोटिस आ जाती है कि इस तारीख को आपका हीरिंग है। अब आपको इस हीरिंग के नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हो। आगे एक आपको और नोटिस आएगा और उसके साथ एक अटैचमेंट आएगा कि लिखा होगा ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या फिर ये क्लेम पिटीशन जो है क्लेमेंट, मतलब जो बैंक और या फिर एनबीएफसी कंपनी है उसने
जो है लगाई है, आपके ऊपर आपका क्या कहना है इसके ऊपर आपका। तो दोस्तों जो भी क्लेम पिटीशन है या फिर स्टेटमेंट ऑफ उनका क्लेम है, उसके ऊपर आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देना चाहिए। अब स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस क्यों देना है? आप तो बोलेंगे यार हमने इस आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्शन भी किया, उसके अपॉइंटमेंट को भी ऑब्जेक्शन किया, क्या हमें इसको इग्नोर करना चाहिए अब, है ना? तो आपके मन में ही आएगा। बट दोस्तों अगर आपका सेक्शन 34 अवार्ड चैलेंज करने का एप्लीकेशन जो आप बाद में लगाओगे वो अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका एक वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दीजिए, और वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में भी आपको ऑब्जेक्शन ही लेना है कि हमने 2 बार आपकी अपॉइंटमेंट को भी आपका ऑब्जेक्शन दिया, सेक्शन 21 को भी ऑब्जेक्शन दिया, 3 आर्बिट्रेटर के नाम का सुझाव को भी हमने ऑब्जेक्शन दिया, और पूरा ऑब्जेक्शन के डेट्स वहाँ पे मेंशन करने कि इस डेट को हमने इस ईमेल आईडी पे या एड्रेस पे हमने आपको ऑब्जेक्शन भेजा, फिर भी आपने इसको कंसिडर नहीं किया है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में हम फिर से ले रहे हैं। और जो भी कंटेंशन उसमें स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में लिखे होंगे जो क्लेमेंट कंपनी ने, वो सारे आप डिनाई कर दीजिए। अमाउंट होगी वहाँ पे वो आप डिस्प्यूटेड आर्बिट्री बताइए, ऐसा तरीके से आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्शन लेने के बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जैसे आप वहाँ पे मान लो ईमेल के ऊपर या फिर उनका पोर्टल होगा तो उस पोर्टल के ऊपर आप फाइल करते हैं, और फिर वहाँ से एक रिजॉइंडर और क्लेमेंट कंपनी का आ सकता है उसके ऊपर कि ये जो आपने जो एलिगेशन लगाए हुए, जो आपने डिनाइल दिया, ये गलत है, हमने जो अपॉइंटमेंट है फेयर तरीके से की गई है, ऐसा वो तो बोलेंगे ही बाद में, उनका रिजॉइंडर में बोलेंगे। तो फिर भी आप वहाँ पे आप फिर वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने के बाद आप शांत रहिए। अब आपके पास कुछ ही दिनों के बाद या फिर हो सकता है 1 महीना 2 महीने में आपके पास एक आर्बिट्रल अवार्ड आ जाएगा। अब आर्बिट्रल अवार्ड जैसे आपके पास आ जाता है तो आपको उस अवार्ड को भी एक अवार्ड चैलेंज नोटिस देना होगा, और उसमें यही बताना होगा कि हमने टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन ले लिए थे, हमने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में भी ऑब्जेक्शन ले लिया था, फिर भी आपने इलीगल तरीके से इनवैलिड आर्बिट्रेशन अवार्ड किया, और इसको हम जो है सेक्शन 34 में चैलेंज करेंगे। या फिर आप इसको आप मान लो इस इलीगल अवार्ड को आप एग्जीक्यूशन करोगे तो भी हम उस एग्जीक्यूशन को हम चैलेंज करेंगे, ऐसा आपको लिख के चैलेंज नोटिस उसमें देना पड़ता है। अब बहुत सारे बार ये बार मैं समझाता रहता हूँ, अलग अलग टाइप अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे कि सर ये आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में हम कब हमारे नोटिस को हमें रिप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हर एक नोटिस को आपको रिप्लाई करना चाहिए, और एक प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, उसमें सेक्शंस मेंशन करने चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स उसमें मेंशन करने चाहिए। ये सारी प्रक्रिया आपको करने के बाद आप अगर सेक्शन 34 में अवार्ड चैलेंज करते हो तो वो अवार्ड 99% दोस्तों वो सेटिस्फाइड होगा, ऐसा मैंने देखा है। दोस्तों अगर आपको आर्बिट्रेशन में और कोई क्वेश्चंस है आप अपने कमेंट में भी लिख सकते हो दोस्तों। अब और एक क्वेश्चन ये है कि दोस्तों मुझे कुछ अभी बहुत सारी कंपनियां जो है बैंक जो एनबीएफसी कंपनियां है वो क्या करती है, अभी डायरेक्ट सेक्शन 11 कर रही है। मतलब मान लो आपने ऑब्जेक्शन दिया, उनके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को आपने ऑब्जेक्शन दिया, तो ये क्लेमेंट कंपनी जो होती है मतलब बैंक और एनबीएफसी, वो सेक्शन 11 के तहत हाई कोर्ट में चली जाती है, और सेक्शन 11 में बोलती है कि हमने हमारे एग्रीमेंट में ऐसा ऐसा क्लॉज है, और ये पार्टी के पास इतना इतना पेमेंट है, और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, और हमारी इस पिटीशन को आर्बिट्रेशन पिटीशन को आप एक्सेप्ट करिए, और सेक्शन 11 के तहत आप हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक आर्बिट्रेटर हमें जो है अपॉइंटमेंट करके दीजिए। ऐसा सेक्शन 11 का पिटीशन बैंक और एनबीएफसी आजकल लगा रहे हैं, और फिर हाई कोर्ट से जो है आपको वहाँ से नोटिस आ जाएगा और शो कॉज नोटिस आ जाएगा, और उसमें ये बोला गया होगा कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा पिटीशन है, तो आपको क्या रिप्लाई देना है तो आप यहाँ पे आके दे सकते हैं।
मान लो आप वहाँ पे रिप्लाई देते हो दोस्तों, उस रिप्लाई में भी अलग अलग तरीके से अपन डिफेंस ले सकते हैं, अलग अलग ग्राउंड पे आप उसको पॉइंट आपका डिफेंस दे सकते हैं। हो सकता है माननीय हाई कोर्ट जो है वहाँ पे उनका जो 11 सेक्शन 11 का पिटिशन भी वो जो है रिजेक्ट कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो बहुत सारे लोग तो अभी जा ही नहीं रहे, बहुत सारे लोगों के पास आर्बिट्रेशन के सेक्शन 11 के माननीय हाई कोर्ट से आप नोटिस आ रहे हैं, पर लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब इग्नोर करने से तो यही होगा कि आपने तो नोटिस ले लिया, आपको नोटिस सर्विस हो गया है, तो हाई कोर्ट तो एक ही काम करना है उनको, ये आपके सेक्शन 11 का पिटिशन अलाउ करेगी। और जो है सामने वाली पार्टी का मान लो क्लेमेंट का जो बैंक है एनबीएफसी है उनके बिहाफ में जो है निर्णय देगी, और फिर एक आर्बिट्रेटर जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। अब वो आर्बिट्रेटर साहब जो होंगे जो बॉम्बे मान लो कोई भी हाई कोर्ट हो, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किया होगा, तो वो आर्बिट्रेटर साहब आपको नोटिस करेंगे और उसके साथ एक जजमेंट भी जोड़ेंगे, नोट ऑर्डर भी भेजेंगे हाई कोर्ट का, और उसमें ये बोला होगा कि हमें आपके प्रकरण में आर्बिट्रेटर चुना गया हो और आपको इस तारीख को जो है आपको हियरिंग पे आना है। ऐसे सारी चीज़ें आपके साथ होती है, बट बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। मान लो आपको आर्बिट्रेटर साहब का नोटिस आता है सेक्शन 11 के तहत अपॉइंटमेंट हुआ जो आर्बिट्रेटर है उनके साथ पास से नोटिस आता है, तो आप उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को ज़रूर ज्वाइन करना है। और वहाँ पे भी आपको डिफेंस आप दे सकते हैं, आप डिनाइल्स वगैरह दे सकते हैं कि अमाउंट जो है गलत है, चार्जेस आर्बिट्रेटरी लगाए हैं, पेनल्टीज आर्बिट्रेटरी लगाई है, हमें हमने इतने इतने पेमेंट्स किए हैं उसको कंसिडर नहीं किया गया है। बहुत सारे डिफेंस होते हैं दोस्तों, देखो वहाँ पे आप डिफेंस लेके भी वहाँ पे जो है अवार्ड हो सकता है आपके फेवर में भी आ जाए। अब वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपको ज्वाइन करनी होती है, और ज्वाइन करने के बाद आपका जो भी डिफेंस है वो डिफेंस आप वहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको जो कमेंट में आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, फ़ोन पे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके आंसर मैंने आज आपको देना चाहा। अब और भी दोस्तों मैं कुछ बताने वाला हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अवार्ड आने के बाद कितने दिनों के बाद उसको चैलेंज करना चाहिए और वो कहाँ पे चैलेंज करना चाहिए। अब जैसे आपके खिलाफ अवार्ड बैंक ने और एनबीएफसी कंपनी ने पास किया, तो जहाँ पे वो आर्बिट्रेटर साहब का एड्रेस है, लोकेशन है, उसी उसी जगह पे उसी लोकेशन में जो जुरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आता है, उस हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अवार्ड आप क्या है चैलेंज कर सकते हो, और वो विदिन 3 महीने के अंदर आप अवार्ड चैलेंज करना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अवार्ड मान लो आप चैलेंज नहीं कर पाए, अवार्ड एग्जीक्यूशन को लग गया है, अब एग्जीक्यूशन पिटीशन आपके खिलाफ फाइल की गई है आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ से भी एक शो कॉज नोटिस आएगा, और वहाँ पे भी आप ये अवार्ड के ऊपर आप जो है डिफेंस दे सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो, गलत अवार्ड है और अवार्ड फ्रॉड तरीके से किया गया है, इसको हम जो है वहाँ आप वहाँ पे भी एग्जीक्यूशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और मान लो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने आपके खिलाफ एक रिजेक्शन का ऑर्डर दिया, तो वो आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स जो एग्जीक्यूशंस में भी अवार्ड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी उस अवार्ड को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद वो सेटिसाइड हो गया है। ऐसे जजमेंट मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप वो भी आप दोस्तों देख सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आज ये वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस जो है कवर किए होंगे, एक प्रक्रिया क्या होती है वो कवर की होगी। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अपने कमेंट में जितने भी जेन्युइन क्वेश्चन हैं उन सब लोगों के जो है दोस्तों रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर मेरी अगर कोई हेल्प लगे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पहले कांटेक्ट करना, और फिर मुझे मैं जब टाइम दूंगा तब मैं तब मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो मैं बस एजुकेशनल पर्पज़ बना रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप लोग जो है बैंक का पैसा डुबाएं।
ठीक है, बस आपकी जो लीगल राइट्स क्या है, वो लीगल राइट्स आपको मालूम होने चाहिए। इस वजह से हम ये वीडियो, जो जितने भी सारे वीडियो बनाए हैं, वो सारे वीडियो हम बनाते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।